Legal Bytes for law articles. Specifically for law articles, this is a very good site. NCRB, National Crime Report Bureau, for your criminal data. क्योंकि आपको क्रिमिनल रिसर्च करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल नंबर्स चाहिए होंगे आपको. वो आपकी क्या होगी? मोर ऑफ एन एम्पेरिकल रिसर्च देन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. अगर कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा दैट वुड बी अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मोर, लॉ से रिलेटेड जो होगी. देन यू हैव मनु पात्रा, SCC ऑनलाइन, आपको मालूम है. देन लॉ कमीशन रिपोर्ट्स. क्लियर था यहां तक? रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम कैसे करेंगे आप? क्या बताया था? Relevance. Your research question should be relevant to current issues and concerns in your discipline. Relevant होना चाहिए current issues से, जो आपके अभी at present current scenario है उससे related होना चाहिए. कोई 100 साल पुराना कोई issue है उसके regarding आप research करेंगे, that will not be a relevant research. So it should be relevant. Scope. Make sure that your research question is not too broad nor too narrow. उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में. ज़्यादा थाली भर लोगे, ज़्यादा रिसर्च आपका ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा. मैं उसमें ये भी कवर कर लूँ, मैं उसमें वो भी कवर कर लूँ, दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. और कोई पढ़ेगा भी नहीं वो. और अगर बहुत कम होगा तो क्या पेट भरेगा? नहीं भरेगा. दैट विल नॉट सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव और द पर्पस फॉर विच यू आर रिसर्चिंग. सो अ रिसर्च क्वेश्चन दैट इज टू ब्रॉड मे बी डिफिकल्ट टू आंसर. बहुत सारी चीजें होंगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होगा, आप खुद ही नहीं आंसर कर पाओगे, किसी और को क्या सोल्यूशन दोगे. while a research question that is too narrow may not provide enough information to draw meaningful conclusions. Next is measurability. Consider how you will measure and evaluate the outcomes of your research. क्या आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं that will allow you to answer your research questions? Measurability कैसे? क्या आप उत्तराखंड जाकर पर्सनल लोगों से उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो? UCC के रिगार्डिंग एग्जाम्पल लिया था हमने. दैट इज कॉल्ड मेजरेबिलिटी. कैन यू मेजर इट? कि आप कितने लोगों से ले पाओगे जिससे आपको अपना आउटकम फाइंड आउट करने में ईजी रहेगा. सो मेजरेबल होना चाहिए वो. नेक्स्ट इज feasibility. कंसिडर whether your research question is feasible in terms of time, resources and accessibility. क्या आप उतना टाइम उस पर दे सकते हैं या आपके पास रिसोर्सेज हैं उतने, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. एंड व्हाट एल्स? एक्सेसिबिलिटी. क्या आपको उन रिसोर्सेज का एक्सेस है? क्या एग्जाम्पल दिया था इसमें? याद है कुछ एक्सेसिबिलिटी में? इसी से रिलेटेड था ना, UCC से रिलेटेड. या फिर कोई और नया एग्जाम्पल बताओ. पिज्जा वाला में क्या? वो तो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चंस है. एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी आपको किसी डेटा की? वो कैसे आपकी फिजिबिलिटी अफेक्ट करेगा? क्या आपको कोई डेटा एक्सेसिबल है? सपोज अगर कोई इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है कोई, आपको एक्सेस करने हैं, क्या बहुत इजीली अवेलेबल हैं? हाँ, वी हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, वी कैन एक्सेस द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. लेकिन क्या हर गवर्नमेंट रिकॉर्ड को आप एक्सेस कर सकते हैं? RTI ऑल्सो हैज इट्स ओन लिमिटेशंस. सो इज दैट प्रैक्टिकली एक्सेसिबल फॉर यू? नो. वही एक्सेसिबिलिटी है कि आपको कितने और कहाँ से डेटा का एक्सेस मिल सकता है. अगर आप प्लान तो कर लो, मेरी प्रॉब्लम, मैं ये डेटा कलेक्ट करूँगा, आपको मालूम है नहीं कि आपको इस डेटा का एक्सेस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. सो पहले मेक श्योर इट इज़ फीजिबल फॉर यू टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा. क्लियर? नेक्स्ट वॉज बैकग्राउंड रिसर्च. Conducting background research is essential to ensure that your research question has not already been answered. अगर ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम का आंसर पता है तो क्या कोई इतनी मेहनत करता है उसको ढूंढने में?
उसी आंसर को रेफर करते हैं हम। सो मेक श्योर कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम है, आंसर देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है जो आप सोच रहे हो, आप जैसे और हजारों लोग होंगे जिन्होंने वही क्वेश्चन सोचा होगा, जिन्होंने वही रिसर्च किया होगा, तो आंसर तो हर प्रॉब्लम का होगा ऑलरेडी, बट यू हैव टू इंश्योर दैट वो फ्रीक्वेंटली आंसर ना हो, बहुत ज़्यादा। जैसे अगर बहुत ब्रॉड स्कोप होगा आपका टॉपिक तो वो आप उसे आंसर नहीं कर पाओगे। वैसे ही अगर बहुत सारे आंसर्स होंगे किसी टॉपिक को लेकर तो वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। क्लियर? आगे चलें। फ्रेमिंग सिखाई थी किसकी? रिसर्च क्वेश्चन की। कैसी होनी चाहिए फ्रेमिंग? कैसा क्वेश्चन होना चाहिए? क्या एग्जाम्पल दिया था प्लीज? वहां से तो शायद कोई था नहीं क्लास में, आप चारों में से बताइए कोई एग्जाम्पल ऑफ क्लियर क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल से समझाया था मैंने आपको। व्हाट वाज दैट? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और पिज्जा वाले में आपने स्पेसिफाई किया, अच्छा नहीं आया, आप उनको जो उनके वहाँ पे स्टाफ होंगे उनको बुलाकर क्या पूछेंगे? ये क्या भेजा है? स्पेसिफाई करोगे ना, मैंने चीज़ बर्स्ट मंगवाया था, ये चीज़ बर्स्ट नहीं है। That is an example of specific question. So from an academic point of view, research question has the following characteristics. It must be clear. A clear research question includes specific होना चाहिए और उसमें जो dependent variables बताया था, what are dependent variables? हाँ, dependent variables. You are dependent variables. I am an independent variable. ये आपके क्वेश्चन में कुछ 3 चीजें हैं जो स्पेसिफिकली क्लियर होनी चाहिए। क्लियर रिसर्च क्वेश्चन, स्पेसिफिसिटी, इट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ स्टडी। एक स्पेसिफिक टॉपिक है कि मैंने अपने पिज्ज़ा में आपको कहा था आप ऑलिव्स भी डालेंगे, आप एलपिनोज भी डालेंगे, आप पेपर भी डालेंगे, या तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर वो बोलते सर आपने बताया नहीं था। आपने स्पेसिफिक किया, यू कैन क्वेश्चन इट दैट ये नहीं है मेरे पिज्जा में। Dependent variables, it defines the dependent variables being studied, study context, it identifies the context of the show. एक context भी होता है ना, जैसे fruits and vegetables का example दिया था। आपने मुझसे पूछा मैम आपने ये तो पूछा नहीं कि specifically fruits या vegetables कैसे health पे affect करते हैं, और किस context में पूछ रहे हो आप? Bad effect या फिर good impact? That is what is called context of the show. Clear? Research problem framing must be clear. Now there's an example of an unclear. बताया था कुछ पता करना हो कि क्या सही है तो पहले पता करो क्या सही नहीं है, वहां से आपको क्या सही है पर आप अपने आप पहुंच जाएंगे। So we start with an example of an unclear research question. Example दिया था how do fruits and vegetables affect health? Unclear है मैम, it is too broad and lacks specificity. It does not clearly identify the specific fruits and vegetables being studied. कि आप पहले तो ये बताओ फ्रूट्स की बात कर रहे हो या वेजिटेबल्स की या दोनों की इकट्ठे, और अगर दोनों की इकट्ठे कर रहे हो तो ऑर्गेनिक की कर रहे हो या फिर नॉर्मल की कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल इज अनक्लियर, पीछे पड़ा था हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉट स्पेसिफिक। डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल, it does not clearly identify the dependent variables being measured, that is physical health, mental health. हेल्थ पे कौन सी हेल्थ पे? मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे, किस पे इम्पैक्ट कर रहा है वो? दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी तो होगा ना, मे बी एक पर्टिकुलर खाने का इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे अलग होगा और आपके फिजिकल हेल्थ पे अलग होगा। It depends from food to food and person to person. That is a dependent variable. Context missing, किस context में है? It misses the context, that is आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, ठीक है। How to make it clear? अब clear कैसे करोगे? What is the impact of
ऑर्गेनिक फार्मिंग practices on the physical health benefits of medicinal plants used in Ayurveda. अब उसने क्लियर कर दिया. एक तो मैं पूछ रहा हूँ इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, किस पर पूछ रहा हूँ, फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, आयुर्वेदिक प्लांट्स. एलोपैथी उसने कट आउट कर दिया, होम्योपैथी कट आउट कर दिया, बचा क्या, आयुर्वेदिक मेडिसिनल बेनिफिट्स. सो इट इज, वो स्पेसिफिक भी आ गया इसमें आपका, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग स्पेसिफिक हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्लियर हो गया कि फिजिकल हेल्थ पे कर रहा हूँ, नॉट मेंटल हेल्थ, ओनली ऑन फिजिकल हेल्थ. किसका, मेडिसिनल प्लांट्स का. ये डिपेंड, आपका कॉन्टेक्स्ट में आ गया, किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं. क्लियर हो गया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कोई डाउट? एग्जाम्पल ऑफ अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन. अब क्लियर पे आएंगे. अभी क्या किया, नॉट क्लियर. नॉट क्लियर समझ आया तो आप क्लियर पे पहुंचेंगे. अभी आपको समझने में मुश्किल नहीं होगा. हाउ डू ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस अफेक्ट द न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन द फूड इंडस्ट्री. अब आपने ये क्लियर फ्रेम कर दिया क्वेश्चन अपना, ठीक है, कि स्पेसिफिसिटी क्या है इसमें. स्पेसिफिक आप क्या पूछ रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछ रहे हो. उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ बोथ फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स. किस कॉन्टेक्स्ट में, फूड इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में. पहले आप पर्टिकुलरली मेडिसिनल कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे थे, लास्ट में आप, कि मैं आयुर्वेदिक उससे बात कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट में. अब आप कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से, कि आपका जो ये रिसर्च क्वेश्चन है ये यूज होगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, नॉट द आयुर्वेदिक मेडिसिनल इंडस्ट्री. यहाँ भी आपने क्लियर स्पेसिफिक डिपेंडेंट वेरिएबल बता दिया अपना. क्लियर है? प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी feasible. feasible कैसे, what does feasible research question include? प्रैक्टिकल होना चाहिए, टेस्टेबल, रेलेवेंट आउटकम एंड feasible. क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल. मैं हर रोज यूसीसी के ऊपर रिसर्च करने उत्तराखंड जाऊंगा और आऊंगा. इज इट प्रैक्टिकल? नो. तो feasible भी नहीं हुआ. प्रैक्टिकल नहीं है तो feasibility भी गई. टेस्टेबल, इट मस्ट बी पॉसिबल टू टेस्ट द प्रॉब्लम एम्पेरिकली. मतलब क्या मैं पर्सन टू पर्सन जाके डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. क्यों? आई डोंट नो मैनी पीपल देयर, आई डोंट नो द प्लेस देयर. इट इज़ नॉट टेस्टेबल. जब टेस्ट ही नहीं कर पाओगे तो रिसर्च कैसे करोगे अपनी आगे? टेस्टिंग तो बेसिक है ना. रिसर्च करने के लिए पहले आपको सब ऑब्जर्व करना होगा, टेस्ट करने होंगे, सैम्पलिंग करनी होगी. जब वही नहीं कर पाओगे तो रिसर्च कैसे करोगे? देन रेलेवेंट आउटकम, इट शुड रिजल्ट इन अ रेलेवेंट आउटकम. अगर जैसे पंजाब में एग्जाम्पल दिया था आपको पंजाब का, कि मैं कोई रिसर्च रिगार्डिंग एग्रीकल्चर कंडक्ट कर रही हूँ इन पंजाब. मैं अब ऐसी रिसर्च कर रही हूँ, उसके जो आउटकम्स हैं, सपोजिडली वो पंजाब पूरे देश में लग रहे हैं, एप्लीकेबल है, इम्प्लीकेबल है. इज इट रेलेवेंट? मतलब फिर मैं पंजाब में क्यों कर रही हूँ? पंजाब के में रहकर मैं वहाँ के एग्रीकल्चरल लैंड पे रिसर्च कर रही हूँ रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर क्रॉप XYZ, बट उसके रिजल्ट्स मैं वहीं नहीं यूज़ कर रही, अप्लाई कर रही, रेस्ट ऑफ द कंट्री पर कर रही हूँ. नॉट रेलेवेंट. पहले मुझे जहाँ पर मैं कर रही हूँ मुझे वहाँ के लिए रेलेवेंट रिजल्ट्स चाहिए, उसके बाद मैं कहीं और अप्लाई कर पाऊँगी. अगर कोई रिसर्च पेपर है, लेट्स फॉर एग्जांपल से, वो जर्मनी में भी हुआ है, वो फ्रांस में भी हुआ है, यूरोप में, एवरीवेयर, इंडिया में नहीं हुआ है. आप जब वो पढ़ रहे हो, आप उसके जो वो रिसर्च पेपर्स का आप रिव्यू करोगे, क्या उसके रिजल्ट्स आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हो विदाउट रिसर्चिंग फ्रॉम द स्क्रैच? क्यों? वो रेलेवेंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया पे हुआ नहीं है, वो अलग है. वो क्लियर? क्वाइट प्लीज.
feasible, it must be feasible to conduct the research within the available time and resources. चलो मैं चला गया उत्तराखंड रिसर्च करने, 10 साल लगा दिए मैंने, उसके बाद तो कोई नया ही लॉ आ जाएगा, फिर क्या करोगे यूसीसी पे रिसर्च करके. सो अवेलेबल टाइम और रिसोर्सेज दोनों देखने हैं. या फिर लोन लिया आपने, अपने सब एसेट्स गवा दिए वहाँ रहने में, वहाँ रिसर्च करने में, रिसोर्सेज भी गए, टाइम भी गया, पर क्या फ़ायदा हुआ इस रिसर्च का जब 10-15 साल में करोगे तो? मेक्स नो सेंस. सो फिजिबिलिटी चेक करनी है आपको. क्लियर है? Examples of an unfeasible research question. Unfeasible research question. What is the effect of ghost sightings on the taste of coffee? कॉफ़ी पीते हैं सब या चाय भी पीते होगे? अगर मैं पूछूं दिन में कितनी बार कॉफ़ी पीते हो, तो जवाब दो, कितनी बार पीते हो? वंस अ टाइम. कोई ट्वाइस अ डे भी होगा. अच्छा, फिर मैं पूछूं गरम पीते हो या ठंडी पीते हो, क्या बोलोगे? सर्दी में गरम पीते हो, गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी पीते हो, है ना? चलो ये हो गया, वेदर का इम्पैक्ट हो गया, ये मैंने आपसे पूछ लिया. इससे पता चला कि वेदर का इम्पैक्ट है आपके कॉफ़ी ड्रिंकिंग पैटर्न्स में. मैं आपसे पूछती हूँ, आप शाम को यहाँ से घर जा रहे हो, आपको भूत दिखता है. लेट्स अज्यूम आपको घोस्ट साइटिंग्स होती है, घोस्ट. विल दैट इम्पैक्ट योर कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट? हाँ, व्हाट? क्या? तो जोर से बोलो ना. होगा? क्यों डरोगे नहीं भूत से? उसके बाद सूझेगा भी सही कॉफी पीनी है या पानी पीना है? नहीं ये सोच पाओगे? लेट्स फॉर एग्जाम्पल से दिख गया भूत आपको, हाँ, तो क्या ये सोचोगे कॉफी पीऊं या पानी, या कॉफी पीऊं तो ठंडी पीऊं या गर्म पीऊं? बताओ. अब मेंटली सोचोगे तो इम्पैक्ट करेगा, बट प्रैक्टिकली एक क्या लार्ज ऑडियंस पे वो इफेक्ट करेगा? शायद एक इंडिविजुअल पे करे, बट आप सब हैं, सपोज इस रूम में हैं, और अभी आपको खिड़की के बाहर कोई ऐसे, मतलब कोई सफ़ेद साड़ी में कोई भूतनी दिख जाए जाती हुई, हाँ, तो क्या होगा? डर लगेगा, ठीक है. पर क्या उससे कॉफ़ी से रिलेटेड होगा वो कुछ? बस डर लगेगा. आप कहोगे मैम पता नहीं क्या था, छोड़ो मैम कॉफ़ी पीते हैं. सो क्या हुआ, ये क्या प्रैक्टिकल नहीं है? तो दिस इज नॉट अ फीजिबल प्रॉब्लम. ये फीजिबल प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये प्रैक्टिकल नहीं है. थोड़ी जोर से बातें करो, मुझे भी बताओ क्या बातें कर रहे हो. मेरा भी आज पढ़ाने का मूड नहीं है, आप लोग का पढ़ने का नहीं लग रहा, मेरा पढ़ाने का नहीं. बातें करते हैं, चलो चलो करते हैं, बातें करते हैं. करो फिर, बातें तो करो. अब वो भी मैं करूं, इसमें भी मैं बोलूं? थोड़ा तो आराम देने दो अपने गले को. मैंने तो शुरुआत कर दी है. सो कमिंग बैक हेयर, हो गया मजाक. What is the impact of ghost sightings on the taste of coffee? मैम भूत दिख गया, कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी, ऐसा कुछ होगा? नहीं, कॉफ़ी का टेस्ट तो वही रहेगा. आप पियोगे या नहीं पियोगे वो डिपेंड करता है, लेकिन टेस्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना उसका. दैट इज वॉट इज एन अनफीजिबल रिसर्च क्वेश्चन. नॉट प्रैक्टिकल, नॉट टेस्टेबल. पहली बात तो भूत होगा ही नहीं, तो वो टेस्ट कैसे करोगे? ये तो किसी ने भी नहीं बोला कि मैम भूत होता ही नहीं है. होते हैं भूत, आत्मा होती है. तो क्या कॉफी पीते हुए दिखा था भूत?
कॉफी पीते हुए दिखा था? हैल्यूसिनेशंस होते हैं वो। कहाँ से होगी ये लाइट ऑफ? हाँ कर दो, मैं तो कहती हूँ तो कर दो, आप लोग ही नहीं करते हो। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? ये वाली लाइट भी ऑफ करनी पड़ेगी। पर फिर कैमरा में वो नहीं होगा रिकॉर्ड। आई फॉरगॉट। मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान दोगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉफी टेस्ट ऑन द स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। स्पिरिचुअल वेलबींग क्या होता है? व्हाट इज स्पिरिचुअल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल? Yes? What? धार्मिक। ओके। और क्या होता है? How would you define being spiritually well? कोई व्यक्ति spiritually he is fine, he is doing fine, या ठीक है वो। लेट्स से कोई हिंदू हैं, वो डेली मंदिर जाते हैं, सुबह और शाम पूजा करते हैं, ठीक है? तो क्या हम एक नॉर्मल सिनेरियो में उन्हें स्पिरिचुअली वेल डीम करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि ही स्पिरिचुअली फाइन एंड ही इज डूइंग वेल स्पिरिचुअली, कि वो कोई भगवान में मानते हैं और वो डेली उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है? हर रोज सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर शाम को ऑफिस से आते हुए वापस से फिर से मंदिर से होते हुए आते हैं, ठीक है? तो अब वो कॉफ़ी पीते हैं या उनकी कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है, क्या उससे उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कि अगर मेरी कॉफ़ी गंदी हुई तो मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरी कॉफ़ी आज अच्छी हुई तो मैं 4 बार मंदिर जाऊंगा। कोई रिलेशन है? नहीं है। या फिर जो इंसान कॉफी नहीं पीता, सॉरी आप इज्यूम क्यों कर रहे हो? यू आर अ लॉ स्टूडेंट, गो बाय द फैक्ट्स नॉट assumptions। क्लियर? सो कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकल भी नहीं है ये, तो कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है, सेंसिबल भी नहीं है ये क्वेश्चन, तो फीजिबल भी नहीं है। एग्जाम्पल समझ आ गया ना? दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल्स अब आ गए फीजिबल पे। पहले थी जो अनफीजिबल थी, अब आएंगे हम फीजिबल रिसर्च क्वेश्चन का एग्जाम्पल। What is the effect of vanilla flavor in the taste and sensation of coffee among young adult coffee drinkers? आपकी कॉफ़ी, अब आजकल तो कॉफ़ीज़ आ गई ना, बहुत सारे फ्लेवर्स की आ गई, वनीला, बटरस्कॉच, हेज़लनट, मिंट, और पता नहीं कितने, है ना, चॉकलेट, और वो ब्लैक करंट कॉफ़ी, वो मैंने नहीं ट्राई की। तो हाँ, शेक, बट है वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट कॉफ़ी, अ वेरी स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। आप वहाँ कैफ़े में पहुँच गए थे आप, है ना? सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ, अगर ये आपके सामने एक रिसर्च क्वेश्चन है, आप क्या इसे कहोगे ये फीजिबल है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वनीला फ्लेवर इन द टेस्ट एंड सेंसेशन ऑफ कॉफ़ी अमंग यंग अडल्ट कॉफ़ी ड्रिंकर्स? क्यों है? प्रैक्टिकल है, क्योंकि इट इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर टू कंडक्ट द स्टडी। आप ये इजीली कंडक्ट कर सकते हो स्टडी। कैसे कंडक्ट करोगे? कैफ़े में जाके नियर बाय आप 5, 6, 8 कैफ़ेज़ आप ढूंढोगे,
वहाँ जाओगे, वहाँ पे जितने भी लोग होंगे मेजॉरिटी कॉफ़ी पीने ही आए हैं, ठीक है। आप उनसे पर्सनली पूछोगे दैट व्हाट फ्लेवर डू यू प्रेफर व्हेन यू कम टू द कैफ़े, या फिर उससे आपको वो क्यों अच्छा लगता है दैट पर्टिकुलर फ्लेवर, और व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन योर टेस्ट एंड सेंसेशंस। Practical. Testable. The problem can be tested empirically, taking young coffee drinkers as example. कैफे में गए हैं आप, नंबर भी लिख सकते हैं, empirical research हो गई आपकी। Relevant outcome. It has relevant outcomes. The study will result in knowing the behavior of young coffee drinkers and would help to know their taste and preferences. आउटकम मिल जाएगा आपको, आप जाओगे कैफ़े में, लोगों से पूछोगे, रिजल्ट मिल जाएगा। रेलेवेंट भी, प्रैक्टिकल हो गई, टेस्टेबल होगी, रेलेवेंट आउटकम मिल गया। फीजिबल, इट मस्ट बी फीजिबल टू कंडक्ट द स्टडी विद इन द अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेज। करनाल में एक पर्टिकुलर एरिया देखोगे जहाँ सबसे ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं, वहाँ जाओगे आप, फीजिबल होगा। इट वुड नॉट टेक मच टाइम टू कलेक्ट सच सैम्पल्स एंड नॉट मच रिसोर्सेज आर नीडेड टू कंडक्ट द स्टडी। क्लियर? यस, एनी डाउट? नींद आ रही है? क्या हुआ? कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ बिल्कुल, आप उनसे भी पूछ सकते हो। इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट। आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि वो कॉफ़ी, चलो वो फिर, हाँ जैसे आपने कहा आप उनसे पूछोगे, आपको वो बता देंगे, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, दैट वुड बी अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। रेलेवेंट होगा वो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। अभी आप यंग अडल्ट के कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन मैं वही बता रही हूँ आपको, ये देखो, ये पढ़ो ना क्वेश्चन, कहाँ गए, इफेक्ट ऑफ this in the taste and sensation of the coffee drinkers। अब आप कोई चीज़ खा रहे हो या पी रहे हो, उसका टेस्ट या फ्लेवर आपसे बेटर कोई बता पाएगा कि इसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है? या वही सेम चीज़ हम 5 लोग खा रहे हैं, सबको अलग अलग सेंसेशन होगी उस खाने से। किसी को तीखा ज़्यादा लग सकता है, किसी को मीठा ज़्यादा लग सकता है, किसी को नमक कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, तो वो तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ना। वैसे ही कॉफ़ी के फ्लेवर का टेस्ट हर किसी को अलग सेंसेशन देगा, हर किसी को अलग तरीके से अच्छा लगेगा। क्लियर नाउ? गुड, चलें आगे। एंड, ये ख़त्म। कहाँ गया? ये आपको पहले दिन भी मैंने समझाया था। क्या समझाया था? क्या फ़र्क है इनमें? अभी हमने क्या सीखा? अभी कल परसों की क्लास और आज की क्लास में जो भी इससे पहले किया हमने, हाउ टू फ्रेम अ रिसर्च क्वेश्चन। आपने रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, उसके बाद उसी रिसर्च क्वेश्चन में से आप रिसर्च करोगे ना, आप गैप भी निकालोगे कि उस रिसर्च वर्क में क्या गैप्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या लिमिटेशंस हैं, फिर आप उसको कवर करोगे। दैट विल बी योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आपके रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं? सबसे हम हमेशा मतलब बड़ी चीज़ से छोटी छोटी पे नैरो पे आएंगे ना। हाँ, आंसर मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो आप पहले ही अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लोगे अपने माइंड में, तो आपको रिसर्च गैप कैसे ढूंढोगे जब तक आपने वो पढ़ा ही नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव तो चलो आपने सोच लिया, लेकिन किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव? आप रिसर्च कर रहे हो, अगर ऑब्जेक्टिव से शुरू करोगे, आप ये देख रहे हो ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है
वो रिसर्च गैप के ही एरिया में है ना, ओवरलैप कर रहा है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इसी में से ढूंढोगे आप। ऐसे ही रिसर्च गैप है वो रिसर्च क्वेश्चन के एरिया में है, एंड सिमिलरली रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी। सो रिसर्च क्वेश्चन पहले आपने क्लियर सीख लिया, फ्रेम कैसे करोगे, है ना, कैसे स्पेसिफिकली फ्रेम करोगे। अब उसमें से आप रिसर्च गैप ढूंढोगे, फिर उसमें से ऑब्जेक्टिव। सो अब वो कैसे ढूंढोगे, आप पढ़ोगे ना, आपने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, आप उसको अब आगे प्रोसेस कैसे करोगे। रिसर्च पेपर को कोई आपने टॉपिक्स ढूंढ लिया अपना पर्टिकुलर, फिल्टर आउट कर लिया, अब उस पर लिटरेचर रिव्यू करना है ना हमें। हमने गूगल स्कॉलर पे सर्च किया, वील फाइंड आउट द टॉपिक, हाउ विल यू गो। जैसे आपने अगर ढूंढ भी लिया टॉपिक, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये मेरे टॉपिक से रेलेवेंट है कि नहीं है। आप टाइटल से पढ़ना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट रीड द टाइटल ऑफ द पेपर। आपको टाइटल से अगर क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड। अगर टाइटल से क्लियर कैसे होगा कि पिछले वाले उसमें स्लाइड में बताया था आपने जो कीवर्ड्स यूज़ किए अपने रिसर्च वर्क के लिए, वो कितने टाइटल्स में आया है वो कीवर्ड जो आपने सर्च किया है। उसके बाद अगर वो कीवर्ड उस टाइटल में नहीं है तो आप दोबारा से सर्च करोगे, आप टाइटल से पढ़ोगे, टाइटल से समझ नहीं आएगा, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे कि उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है। पहले तो सबसे पहले टाइटल देखना है हमें। आई रियली वॉन्टेड यू टू शो गूगल क्रोम पर, प्लीज़ चला दो इसको, मिनिमाइज कर क्योंकि उसमें बहुत टाइम वाइम और वो सब सेट करना पड़ेगा। प्लीज़ डू दैट। गूगल स्कॉलर करना एक बार, इसमें ऑलरेडी हो गई। हाँ ये It's 2:22. $25 हो गया क्या? नहीं, थैंक यू। टॉपिक बताओ अब किस पर करें, किस पर करना चाहते हो? एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। अभी क्या चल रहा है आपका करंट टॉपिक, क्या चल रहा है? मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस टू विडोड डॉटर इन लॉ। अभी पहले मेंटेनेंस करेंगे हम। अब आपको अगर टॉपिक है वो क्लियर एंड स्पेसिफिक आगे आगे करेंगे हम, ठीक है। मेंटेनेंस, हाउ मेनी रिजल्ट्स? 65,20,000। कितने सेकंड्स में? 0.06 सेकंड्स में। ओके, सारे पढ़ूँ अब मैं? नहीं, चलो आपने मेंटेनेंस ढूंढ लिया जैसे, अब क्या देखोगे? अब
यहाँ पर सेव आता है, अगर आप कुछ वर्क अपना सेव करना चाहते हो यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। साइट, अगर आप इसको अपने रेफरेंस के लिए रिसर्च वर्क में यूज़ करना चाहते हो। नाउ दिस इज रिटन साइटेड बाय, क्या है 260। चलो रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे, 7 वर्जन्स हैं इसके। अब हमें इसमें ये देखो, ये एनपी ब्राउन, ये इनके पब्लिशर्स और वो दिख रहे हैं हमें, ठीक है, ऑथर्स। हमने ये नहीं पढ़ा, वी डोंट नो अबाउट इट। क्या ये पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा। हाइन ऑनलाइन इट्स अ गुड प्लेस, आप यहाँ से इसको आप रेफर कर सकते हैं। दिस इज साइटेड बाय 322 पीपल। या फिर हाँ, एल्जाइवर हो, एल्जेवियर, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम ये खोलते हैं, बट दिस इज नाउ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई मेंटेनेंस। क्या हमारा टॉपिक ई मेंटेनेंस था? हमने मेंटेनेंस किया तो इतने सारे आ गए, स्पेस मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, हमें पर्टिकुलरली लॉ वाली। अब ये तो सब मेंटेनेंस बता रहा है ना। आफ्टर, अब जैसे यहाँ पर भी रिलेटेड सर्चेज में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, एंड ये दीज ऑल डिफरेंट। ये हमारा पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। नाउ अब हम क्या सर्च करेंगे? व्हाट वर यू सेइंग? अभी एक और जाते हैं हम, मेंटेनेंस सीआरपीसी सपोज, या फिर सीआरपीसी नहीं, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। एंड एंटर। हाउ मेनी रिजल्ट्स? पहले कितने थे? कितने नैरो डाउन हो गए? 40 lakhs, 20,70,000 रिजल्ट्स पर आप आ गए, दैट टू इन 0.12 सेकेंड्स। टाइम भी ध्यान देना आपको, ठीक है। सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये है मेंटेनेंस बाय चैम्पर्टी। सो हाइन ऑनलाइन से आप ये पढ़ सकते हो। अब आप सपोज यही देखते हो, ठीक है, पर हम हाइन का चलो हम बाद में देखते हैं, सबसे ऊपर हाइन आ रहा है, हम और देखते हैं सपोज, ठीक है। सो टॉपिक्स आप टाइटल साथ साथ पढ़ते जाओ। क्रिमिनल लॉ इन अ सिविल गाइज, ब्रेकिंग लॉज टू फिक्स ब्रोकन विंडोज, टेक एन ऑर्डर, मेंटेनेंस पॉलिसिंग। हम जो ढूंढ रहे हैं उससे रिलेवेंट नहीं मिला ना टाइटल में, दैट इज हाउ यू रीड द टाइटल। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, अभी तो जनरल प्रिंसिपल्स पर आ गए। सारे प्रिंसिपल्स पढ़ोगे क्रिमिनल लॉ के? नहीं, आगे देखते हैं। आपको यहाँ से बहुत पास है ये, तो इसलिए वहाँ से आप लोग रीड करना, ध्यान देना, ठीक है। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सो हमें नहीं मिल रहा। अब हमने 2 पेजेस पर आ गए, हमें जो चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं मिला ना, जो पर्टिकुलरली हम ढूंढ रहे हैं। सो वो क्या है? क्योंकि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है दैट इज़ नॉट क्लियर, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक। प्रैक्टिकल है लेकिन क्लियर और स्पेसिफिक नहीं है। नाउ वील स्पेसिफाई इट। मेंटेनेंस टू widowed daughter or daughter-in-law, daughter-in-law, ठीक है, क्लियर? कितने रिजल्ट्स आए? टाइम बच गया? कितने लाख से कितने लाख्स पर आए, कितने उसके बाद थाउजेंड्स में आ गए। आप इसको और भी स्पेसिफिक कर सकते हो अभी आप, जब आप इसे पढ़ोगे। क्या आ रहा है? मेंटेनेंस राइट्स ऑफ वुमेन इन डिफरेंट लॉज आ गया? नहीं, हमारे टाइटल में हमारा कीवर्ड है, ये जो टाइटल है इसमें हमारा कीवर्ड नहीं आ रहा ना। स्क्रॉल इट डाउन, क्रिमिनल लॉ कम्स होम। अब ये टाइटल पढ़ के कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या मतलब हुआ, क्रिमिनल लॉ कम्स होम। ऐसे बहुत से टाइटल्स होंगे, क्योंकि बताया था
एकेडमिक रिसर्च, एकेडमिक लैंग्वेज जो होती है वो नॉर्मल लैंग्वेज से थोड़ी अलग होती है, आपको वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप उससे यूज टू होंगे। उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ मेंटेनेंस इन एंशियंट एंड मॉडर्न इंडिया इन रेफरेंस टू वुमेन्स राइट्स अंडर हिंदू लॉ। जनरल वुमेन्स राइट हमने तो स्पेसिफाई किया, ठीक है। After that, legal images of motherhood, conflicting definitions from welfare reform, family and criminal law, women's right to maintenance in legal system of Pakistan, हमें तो इंडिया में चाहिए, और स्पेसिफाई करें क्या? इन इंडिया। या फिर मेंटेनेंस टू विडोड डॉटर इन लॉ इन इंडिया कर दें। पढ़ो, विडोज वर्सेस डॉटर्स और विडोज एज डॉटर्स, प्रॉपर्टी, लैंड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बहुत वास्ट आ जाएगा ये, फिर से हमें एक पर्टिकुलर लॉ पर चाहिए ना। अब कीवर्ड्स क्या सिखाए थे मैंने? ठीक है, इंडिया, एक और चीज करें, प्लस, क्या प्लस? कहाँ गया इसमें? तो एक कीबोर्ड यूज किए इतना टाइम हो चुका है। ठीक है, एक रिजल्ट आया, रेलेवेंट नहीं है। अब सिर्फ अगर मेंटेनेंस अब विडोज वर्सेस डॉटर्स और विडोज एज डॉटर्स, प्रॉपर्टी, लैंड, ये एक हो सकता है, हम देख सकते हैं ये एवोल्यूशन ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ हिंदू विडोज, इसमें हो सकता है। 18 इसमें कीवर्ड्स देखो जो हाईलाइट हो रहे हैं, मेंटेनेंस आ गया, हिंदू वाइफ आ गया, विडो आ गया, रिलेटेड टू आ कीवर्ड्स। वो पता कैसे चला आपने? टाइटल पढ़ा, दिस इज द टाइटल ओनली, ठीक है। खोलें अब इसको, लेकिन इसमें अब आप ये देखो ये है कहाँ सर? हाँ, जर्नल ऑफ सर्वे, पहले अब ये चेक करोगे आप, हमारे जो रेफर्ड जर्नल्स हैं उसमें से नहीं है, हम इसमें आते हैं। सपोज पर्सनल लॉज एंड मेंटेनेंस क्लेम्स, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम नहीं चाहिए हमें। सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शंस आ गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये रहा ना, विच daughter-in-law has not obtained any share. The object of the section is to make it clear that the widowed daughter-in-law can claim maintenance. ये लग रहा है और ये एकेडमिया पर है, बट नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स। एकेडमिया बहुत रिलायबल सोर्स नहीं है। ये इसका देखें, ये क्या है? टेलर एंड फ्रांसिस अ गुड सोर्स, हिंदू सक्सेशन एक्ट, वन लॉ, प्लूरल आइडेंटिटीज। इसमें क्या आ रहा है? हिंदू, चिल्ड्रन, डॉटर्स, हिज विडो भी आ रहा है, मेंटेनेंस आ गया, समझ आया? अब ये आपको, अब आपने एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर ढूंढ लिया कि मुझे इसको लीगल रिव्यू करना है, इसका लिटरेचर रिव्यू करना है, सॉरी। फिर अब आप देखोगे, अगर सपोज आप नहीं पढ़ पा रहे हो, यू विल सेव इट। इसमें अभी हमारा लॉग्ड इन नहीं है, वी डोंट हैव दैट। साइट करना है तो आप इसे अपने रिसर्च वर्क में साइट करोगे, रेफर करोगे, मतलब साइटेड बाय देख लिया, रिलेटेड। अब आप पहले इसको पढ़ोगे, फिर रिलेटेड आर्टिकल्स पे जाओगे। देखें ये
देखो वॉल्यूम 36 2004 का, इशू 50 बताया था, जर्नल, उसकी वॉल्यूम, फिर इशू, मतलब ये शायद अभी तक का टोटल इनका 50th इशू है। देखो 2004 का है ये, अगर 2004 वाला इसका 50th इशू है तो शायद ये साल में अब ये नहीं पता हमें कब स्टार्ट हुआ ये। दिस इज पब्लिश्ड ऑन 2013। इससे डेट भी पता चल गई आपको कौन से ईयर में है ये। 10 साल पुराना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, बट अभी और चेंजेस आए हैं उसके बाद। बट फिर भी हम फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसे अब आपने ये रिसर्च पेपर खोल लिया, आपको टाइटल पढ़ लिया आपने, आपको समझ फिर भी नहीं आ रहा हिंदू सक्सेशन एक्ट, वन लॉ, प्लूरल आइडेंटिटीज़, क्या मतलब हुआ इसका, नहीं समझ आया, आप आगे बढ़ोगे, आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, अब आप एब्स्ट्रैक्ट छोटा सा होता है, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा, पढ़ो वहाँ से। A broad definition of law manifests itself in various ways. It legitimates certain visions of social order, it determines relations between individuals and groups, and it manipulates cultural understandings and discourses over various concepts of rights and duties. In India, the Hindu Succession Rights Act, HSA of 1956, allows the wife and daughters along with the sons of the deceased senior male to claim an equal share in the familial property. Clear hai? By giving inheritance rights to daughters and widows, not only to sons, this act proposes a radically different organization of the ideal household, commonly referred to as the Indian joint family. The act initiates a transformation of the Hindu women's status through their rights to property, which implies the transformation of women's rights and duties in India. It also affects men's access to natal property and modifies brother-sister relationships. Moreover, it redefines some religious categories. Firstly, under this act, the category Hindu includes Hindu, Buddhist, Jain or Sikh. Secondly, it regulates the multiple religious and inheritance practices that still exist in different parts of India. Like other national laws concerning the personal rights of the Hindu population, the HSA is the result of a compromise between different legal traditions such as various Hindu schools of law, British common law and the Western philosophy underlying the concept of equality. The long debate over personal laws that अभी आप first time जब पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा. जब आप प्रैक्टिस कर लोगे यू विल रीड बिटवीन द लाइन्स, आपको हर लाइन हर शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बट प्रेफर रीडिंग एब्स्ट्रैक्ट का हर एक वर्ड, क्योंकि आपको फिर पूरा रिसर्च पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया लगा लोगे. जैसे ड्राइंग ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग एन एक्सटेंसिव फील्ड, अब ये अपने एब्स्ट्रैक्ट में आप क्या बताते हैं कि आप आगे क्या कर रहे हैं, आपके रिसर्च वर्क में आगे क्या है, तो ऑथर ने एब्स्ट्रैक्ट दिया है, आप उसे पढ़ेंगे आपको पता लगेगा इसमें आगे और है क्या. So, जैसे drawing on observations made during an extensive fieldwork period in a rural community and case studies in Pune tribunals, this paper shows that women know that they have some rights of to their fathers and husbands' property. However, for various reasons, they do not see any advantage. अब ये बता रहे हैं कि हम इसमें क्या ऑब्जर्व किया है हमने. आई कंडक्टेड अ फील्ड वर्क इन रिसर्च इन पुणे, उसने ये बताया, ऑथर ने ट्राइब्यूनल्स में किया. देन दिस सोशो लीगल एथनोग्राफी ऑफ वुमेन्स सक्सेशन राइट्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कि तो महाराष्ट्र से स्पेसिफिकली रिलेट कर रहा है, ठीक है. contributes to the understanding of the dynamics of social cohesion in an environment where legal pluralism offers plural sources of identity. Definition and transformation. ये एब्स्ट्रैक्ट था, क्या समझ आया इससे, थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया
कि आगे मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा इसमें। एक तो पुणे में इसने रिसर्च किया, फील्ड वर्क कंडक्ट किया, वो मुझे समझ आ गया। सेकंड, हाँ, और कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ से अगर आपको लगेगा कि मुझे, अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड करना है तो विल यू गो फॉर दैट स्टडी, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, यहीं पे क्लियर हो गया, इसको यहीं पे बंद कर दोगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र से रिलेटेड चाहिए तो आपके लिए यूज़फुल है ये रिसर्च वर्क। अब आप कहोगे मैम ये इतना तो पढ़ना ही पड़ गया मुझे, ये तो पढ़ना पड़ेगा। वो आगे अपने उसमें बताएंगे ना, एब्स्ट्रैक्ट में सब नहीं बताएगा, और मेंटेनेंस का कीवर्ड्स नहीं आए इसमें। यू आर राइट, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। ओहो, मेंटेनेंस टू widowed वही अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि हमें क्या रीड नहीं करना है, वो पता चल जाएगा तो आपको प्रॉब्लम। किससे? हिस्ट्री से क्या? वो दोबारा से हिस्ट्री से निकालना। अच्छा, वो टाइप करने के लिए, अच्छा वो आप कह रहे हो, ओके। ये तो ये वाले की इसमें आपको वो नहीं होगा, अदरवाइज तो एक बार ये करते हैं, फिर हम दोबारा करेंगे वो। एक बार आप इसको पढ़ लोगे ना, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया आपने, टाइटल से नहीं समझ आया, एब्स्ट्रैक्ट से समझ नहीं आया, देन यू विल गो फॉर द रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर। एब्स्ट्रैक्ट अभी हमने वो आगे और पढ़ा नहीं, उसके नीचे इंट्रोडक्शन भी होगा। आपको इंट्रोडक्शन उससे और थोड़ा वास्ट होगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इंट्रोडक्शन भी नहीं आ रहा है तो रीड द लिटरेचर रिव्यू एंड द थ्योरेटिकल बेस ऑफ द पेपर। जैसे कि अभी हम मेंटेनेंस ढूंढ रहे हैं, हमें आर्टिकल मिल जाता, सपोज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, हमें एक आर्टिकल मिल गया है, उसके बाद आप उसके लिटरेचर रिव्यू को करोगे, उसके बाद आप उसे फर्दर पढ़ोगे और वो थ्योरेटिकली किस टॉपिक से रिलेटेड है, पहले सबसे पहले वो फाइंड आउट करोगे। जैसे अगर हम मेंटेनेंस का फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलरली विडोड से रिलेटेड जो लॉज हैं, अगर वो आप उसका थ्योरेटिकल बेस चेक करोगे, अगर आपके टॉपिक का बेस, अगर आपका टॉपिक और जो वो आर्टिकल है उसका थ्योरेटिकल बेस इट्स द सेम, आप तब पढ़ोगे। वहाँ भी आपका, आप उसको फिर कट आउट कर सकते हो अगर वो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो, है ना। डू नॉट रीड द रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट। आप सोचो, मैं तो छोड़ो टाइटल पढ़ लिया, अब सीधा रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आता हूँ। क्या करोगे रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ के? पढ़ोगे इतने सारे पेजेस और फिर बाद में कहीं समझ आएगा कि ये तो इसने पूरी एनालिटिकल रिसर्च की हुई है। मेंटेनेंस के लिए क्या एनालिटिकल रिसर्च करोगे आप? नॉट रिक्वायर्ड। शायद आपको वो सही नहीं लगे, उस ऑथर को सही लगी बट आपको नहीं लगे, वेस्ट हो जाएगा वो पूरा पढ़ा हुआ। तो बेस्ट है आप कोई भी रिसर्च पेपर उठाएं, डायरेक्टली डोंट जंप ऑन टू द मेथोडोलॉजी पोर्शन।
डू नॉट रीड द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस क्या होते हैं? मैगी का एग्जाम्पल दिया था, क्या होते हैं एनालिसिस? हाँ, कंपैरिजन। गुड, आपने एनालाइज कर लिया। अगर आपको पता ही ना चले कि मैगी बनाई कैसे, किसने बनाई, है ना, किस तरीके से बनाई, और आप सीधा उसे कंपेयर कर दो कि मान लो सपोज आपके किसी छोटे भाई बहन ने मैगी बनाई है और वो अच्छी नहीं बनी है, लेकिन आप उसे कंपेयर कर रहे हो अपनी मम्मी की मैगी से, वो क्या रेलेवेंट रिजल्ट देगा, आउटकम देगा आपको? नहीं देगा। सीधा ही एनालाइज कर दोगे, सीधा ही इंटरप्रेट कर लोगे कि इसीलिए मैगी अच्छी नहीं बनी क्योंकि उस छोटे ने बनाई, चलो समझ आ गया। लेकिन यू नेवर नो, आपके छोटे भाई बहन आपसे भी अच्छे कुक हो सकता है ना। तो आप अगर पहले ही इंटरप्रेट कर लोगे, रिसर्च ही नहीं कर पाओगे, फ़ायदा ही नहीं होगा कुछ। क्लियर? तो आप टाइटल पढ़ोगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन आ गई समझ, ये तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए, आप उस आर्टिकल का लिटरेचर रिव्यू करोगे, उसको थ्योरेटिकली कनेक्ट करोगे अपने टाइटल से, कीवर्ड से। मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ोगे, एनालिसिस पार्ट नहीं पढ़ोगे और इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ोगे। क्यों? और इसका एक और रीज़न क्या है इंटरप्रिटेशन ना पढ़ने का? सोचो, किसी का रिसर्च वर्क है, उसने इंटरप्रिटेशन दी है, मैं आपको मना क्यों कर रही हूँ वो इंटरप्रिटेशन पढ़ने से? यस, हर व्यक्ति, हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ और ओपिनियंस अलग होते हैं किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने के। अगर आप उसके इंटरप्रिटेशंस पढ़ोगे तो आपका माइंड भी उसी इंटरप्रिटेशन पे ही फोकस करेगा, फिर आप अपना इंडिपेंडेंटली नहीं सोच पाओगे। So better not to read the analysis and interpretation by the other research work until and unless आपने पूरा उस पर खुद का मेथोडोलॉजी अप्लाई कर दिया है, आपने अपनी रिसर्च, आपने उसका लिटरेचर रिव्यू किया, आपने अपना रिसर्च पेपर लिख लिया है, उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो कि मैंने ये सोचा, उसने ये सोचा। दैट विल नॉट अफेक्ट योर थॉट प्रोसेस। लेकिन आप पहले ही उसका पढ़ लोगे, होता है ना, हमें अगर कोई चीज़ कोई समझाता है या कोई एक बार बताता है, हमारा माइंडसेट उसके हिसाब से बदल जाता है। होता है, कितनी बार होता है ऐसा, हमने शायद सोचा भी नहीं होता है, लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन ने हमें कुछ कहा है, वो डायरेक्टली नहीं चाहे, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो आ जाती है वो चीज़। इसीलिए यू डू नॉट हैव टू रीड द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रीड द डिस्कशंस एंड कंक्लूजन्स पार्ट, ये पढ़ सकते हो आप। इससे आपको समझ आ जाएगा क्या कमी है उसके रिसर्च वर्क में। उसने डिस्कशंस बताई हैं, उसने किसी एक्सपर्ट से डिस्कस किया होगा और वो ऑनेस्टली उसने वो उसमें मेंशन किया होगा, और कंक्लूड क्या किया है आपको वो समझ आ जाएगा। रीड इम्प्लीकेशंस। व्हाट आर इम्प्लीकेशंस? इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? बताओ, व्हाट आर इम्प्लीकेशंस? कहाँ पर? कोई और सिनेरियो में वो प्रैक्टिकली इम्प्लाइड है वो चीज़ या नहीं? मेरा या ये जो रिसर्च वर्क मैंने पढ़ा है उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, मैं उसे प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई कर सकता हूँ, उसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं? अगर नहीं हैं तो क्या करोगे? वेस्ट ऑफ योर वर्क एंड टाइम। Then deeply read the limitations of the paper and future scope. कमियाँ पढ़ी पता होनी चाहिए आपको of your literature review जो आपने पेपर पढ़ा, और उसका फ्यूचर स्कोप क्या है बताया था। फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर रिसर्चर्स को कैसे आप हेल्प कर सकते हो, दैट इज़ द फ्यूचर स्कोप। क्लियर? यूजफुल टूल्स मैंने बताए थे फॉर योर लीगल रिसर्च। यू कैन यूज़ चैट जीपीटी। किस चीज़ के लिए चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो? फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, कुछ भी, बट मेनली एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि वो सबसे शॉर्ट होता है। आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है
इसको कॉपी पेस्ट करोगे, चैट जीपीटी में सर्च करोगे, ट्रांसलेट करोगे, बट मेक श्योर आप ट्रांसलेट किसी और लैंग्वेज में ना करो। मतलब आप सोचो कि ये इंग्लिश में है, अगर जो मैंने पढ़ा लिटरेचर रिव्यू, मैं उसको हिंदी में या फिर फ्रेंच में आई ट्रांसलेट एंड रीड, नहीं। क्यों? क्योंकि एकेडमिक लैंग्वेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लैंग्वेज। हाँ, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उस पूरे पैराग्राफ में, पेपर में, जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, तो आप वो एनी पर्टिकुलर जार्गन्स और वर्ड्स यू कैन ट्रांसलेट देम, बट नॉट द होल आर्टिकल। सिर्फ उसको समझने के लिए आप कर सकते हो, लैंग्वेज में भी अलग हो जाए। क्लियर है? हाउ टू फाइंड रिसर्च गैप्स, पढ़ लिया। टॉपिक्स प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, 50 टॉपिक में से 15 पर आए, 15 से 1 पर आए, उसका लिटरेचर रिव्यू किया। एक्सेल फॉर्मेट आपने बना लिया ऐसे 50 टॉपिक्स के कि मैंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा, एक्सेल शीट में बना लिया, बट आप अपने नोट्स में भी लिखेंगे उसे कि मैंने किस डेट को ये पढ़ा था, इसका क्या टाइटल था, कौन से पब्लिशर से लिया था मैंने ये, इसके कितने साइटेशंस थे, आप ये लिखेंगे ताकि आपको एक्सेल में भी ढूंढने में आसानी रहे। अगर टाइटल आपको याद, क्योंकि 50 आप वर्क पढ़ोगे, आपको हर किसी का टाइटल तो याद नहीं रह सकता ना, दैट्स वाई एक्सेल शीट्स को रेफ़र करोगे, नोट्स को रेफ़र करोगे अपने, और फिर उसमें गैप्स आपने साथ साथ लिखे होंगे। एक रिसर्च वर्क पढ़ा, उसका गैप लिख दो पहले ही साथ में, दूसरा पढ़ा, उसका गैप लिख दो। ऐसे ही करते करते 50 वर्क पेपर्स के आपके पास गैप्स हो जाएंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या, कि अब मैं कौन सा पढूं, कौन सा गैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कवर करना, किस में सबसे ज़्यादा गैप्स हैं, मुझे वो पेपर उठाना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं मैं वो उसका सोल्यूशन ढूंढूं। मेक श्योर दैट द रिसर्च गैप्स मस्ट बी नैरो देन द रिसर्च प्रॉब्लम। वो चार्ट जो फर्स्ट स्लाइड थी, रिसर्च गैप नैरोअर देन द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, अब बताओ कौन सा टॉपिक, ये हो गया, अब हम प्रैक्टिकल उस पर सर्च करते हैं। आओ, कौन सा टॉपिक? मेंटेनेंसी। फिर ऐसे नहीं करना, ऐसे तो बहुत बार होगा, आपको नहीं मिलेगा, एक बार में कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बार बार करोगे तो शायद 1-2 दिन भी लगेंगे एक रिसर्च पेपर को पढ़ने में आपको। बताओ कौन सा टॉपिक? अडल्ट्री। क्या चीज़? हाँ, पहले था ग्राउंड फॉर डिवोर्स, तो अब है कि नहीं? नहीं। मैम एक साइड से बैन ही हो गया। क्या? बैन हो गया एक साइड से, जब ग्राउंड ही बना तो खत्म ही हो गया। नहीं, स्ट्रक ऑफ नहीं कर सकते, लेजिस्लेटर करेगा अपने हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है दैट इट इज़ नो मोर अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, अडल्ट्री। उसमें डिफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से कोई भी लॉ डिलीट नहीं कर सकते। दिस इज़ द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसे बहुत से आप बेयर एक्ट्स और लॉज पढ़ोगे जो लॉज शायद से रिपील हो चुके हैं, लेकिन दे आर स्टिल इन द एक्ट, आप पढ़ेंगे वो। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नल कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके बेयर एक्ट्स में हैं वो सेक्शंस, बट दैट डजंट मीन कि सुप्रीम कोर्ट बेयर एक्ट में से भी हटा देंगे, बिकॉज फ्रेमिंग ऑफ लॉज वर्क ऑफ एंड पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, उसको इंटरप्रेट करना हम लॉयर्स और जजेस का काम है, हम उन्हें छेड़ नहीं सकते, वो जैसे हैं हमें उन्हें इंटरप्रेट करना है। ठीक है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ चुकी है, वो है नहीं लेकिन है भी, मतलब कुछ लोग मानते हैं यस दैट इज़ पर्सनल लॉ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है दैट इट इज़ इलीगल।
सो अब अडल्ट्री पर करना है, बताओ बताओ। अडल्ट्री लॉ आ गया है ना। 2,19,000 रिजल्ट फाउंड, अडल्ट्री लॉ इन द स्टेट हिस्ट्री, हाइन ऑनलाइन पे आ गया, बट ये 1986 का है। अनदर लुक एट अडल्ट्री। अब ये इंडिया में करें हम रिसर्च, अडल्ट्री लॉ इन इंडिया, साउथ कोरिया डिवोर्स, हाँ अरे हाँ वहाँ पे तो बहुत है, हाँ। सो इंडिया में गुड एंड द बैड एंड द अडल्ट्रस, क्रिमिनल लॉ एंड दिस इज फ्रॉम हाइन ऑनलाइन, cited by 4 acid flickin, legalized adultery and mental health, 2019 का है ये, and this is from, ये journal है, decriminalization of adultery, ये SSRN है, ये तो मैंने बताया था शायद आपको, SSRN I told you ना। ये है 2023 का, टेलर एंड फ्रांसिस है, ये देखें। वॉल्यूम 23 2023 इशू नंबर 1। Male privilege and the sanctity of marriage, examining the decriminalization of adultery in India. Abstract. This article examines the both life and death of the criminal law provision on adultery in India through historical, social, legal, feminist and human rights perspective. यहाँ पे अब perspective बता दिया उन्होंने clearly कि किस perspective से मैं ये research work लिख रही हूँ. The provision on adultery was struck down as unconstitutional by the Supreme Court of India in 2008. The article analyzes the legal developments culminating in the landmark judgment as well as its aftermath. It addresses, कहाँ गया? As a central question, the constitution of intimate relationships in criminal law laws emphasis on an interest in enforcing a monogamous marriage and consequently the non-recognition of sexual autonomy of women within the same. Through an examination of the judicial reasoning, international jurisprudence, established human rights, इसमें इसने अब methodology भी समझा दी है वैसे एक तरह से देखो, through an examination of the judicial reasoning, international established human rights standards and feminist scholarship, the article argues that adultery has no place in criminal law. Further, it argues that family laws must broaden and take into account newer forms of marriage and relationships that defy traditional hetero-monogamous notions based on egalitarian and inclusive principles. ये keywords आ गए, adultery, India, monogamy, sanctity of marriage, sexual autonomy. ठीक है, अब acknowledgements दिए हैं इन्होंने ये. Author acknowledges the research and editorial assistance provided by Mr. उपमन्यु अनिल मगोत्रा, स्टूडेंट ऑफ JGLS OP Jindal ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत इंडिया. तो ये ऑथर के बारे में आ गया एक्नॉलेजमेंट. Disclosure statement. There are no potential financial or non-financial conflicts of interest with respect to the research, authorship or publication of this article, and there has been no significant financial support for this work that could have influenced its outcome. ये notes आ गए. Lok Sabha is the lower house of the Indian Parliament. The bill and the petition are discussed in detail in 3.6 of para 3.6 of this article. Corinthians 600. The term agency in relation to women wives refer to the ability to act independently.
ये इन्होंने नोट्स दिए हैं, हम आगे जाएंगे। ये रेफरेंसेस हैं। इस बिल के थ्रू अमेंडमेंट आई थी, द इंडियन पीनल कोड अमेंडमेंट बिल। सी फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट information for authors, overview, open journals, opportunities. I think this is a conference paper. This is not a research paper. Wait. This is a conference paper. Let's find another one. ये है ये देखें, हाइन से है ये। दिस माइट बी अ गुड वन। नीचे भी था, देखते हैं। देखो ये भी एब्स्ट्रैक्ट, तो ये परचेज करना पड़ेगा। ये वाला, ये तो अभी खोला था ना हमने, ये देखा था। अच्छा हाँ, ये दूसरा है, सेम है। Let's read this. एनालिसिस है इसमें, इंट्रोडक्शन है ना, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अडल्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आ गई अलग अलग तरह से, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री, रीसेंट डेवलपमेंट है, जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन, इसका इम्पैक्ट, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। उसके बाद सजेशंस हैं, इन्होंने अपने रिसर्च वर्क में आप सजेशंस दिए हैं, आप ये सजेशंस पढ़ के अपने वर्क में यूज़ कर सकते हो। एक तरह से गैप है ना, ये रिसर्च गैप है। जैसे कि Supreme Court struck down the adultery on the ground that Section 497 is discriminating because it gives right to husband to prosecute wife's lover but not vice versa. But this problem can be solved by giving right to wife to prosecute the husband's lover and so-called discrimination can be modified. Law था, उसमें gap था, सुप्रीम कोर्ट मतलब दे आर जस्ट सजेस्टिंग कि दिस गैप कैन ऑल्सो बी कवर्ड इन दिस वे। सो आप अपने रिसर्च वर्क में इसके मेथड्स दे सकते हो कि हाउ दिस गैप कैन बी रिकवर्ड, दैट वुड बिकम योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप कंक्लूजन भी पढ़ सकते हो। The Supreme Court by Joseph Shine versus Union of India, the Supreme Court has declared 159 years old law on adultery as unconstitutional, which treats a husband as the master. Then the Chief Justice of India declares the adultery law is arbitrary and it offends the dignity of a woman. In this recent landmark judgment, the apex court directly blows the article and patriarchal law in our country, has clearly laid down that the beauty of the Indian Constitution is that it includes I, U and we. Preamble. Court asserted that the binding
nature of president should not be allowed in order to retain the status of president allowed to be diluted. कंक्लूजन पढ़ लोगे तो आपको और पता चल जाएगा. के.एस. पुत्तस्वामी जजमेंट को रेफर किया हुआ है इन्होंने. अगेन रेफरेंसेस इन एक्ट्स को रेफर किया है, इन केसेस को रेफर किया है. ठीक है, ये खत्म आपका. मतलब दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू रीड द रिसर्च पेपर. बाकी आप प्रैक्टिस करना, आपको फिर समझ आएगा और अच्छे से. सो लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे. कुछ पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग अभी तक जो किया हमने? प्रैक्टिस करना है इसको, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इट विल बी हेल्पफुल. और कुछ नहीं. अगर आपको ठीक है, यू आर नॉट रिसर्चर्स, आपको भी रिसर्च पेपर नहीं लिखना है, लेकिन इट विल हेल्प यू अ लॉट इन राइटिंग योर एग्जामिनेशन आंसर्स ऑल्सो. ऐसा है ना, नोट्स बनाने में, नोट्स बनेंगे आपके, अच्छे से आंसर प्रेजेंट कर पाओगे. यू विल हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्स्ट्रा एज ओवर एवरीबडी एल्स. सो ये सोच के मत चलना कि आपको रिसर्च तो करना नहीं है. सपोज आप सोचो मुझे तो पीएचडी नहीं करनी है, मैं क्यों सीखूं? नो, रिसर्च आपको हर जगह काम आएगी. अगर आप जॉब भी करते हैं, सपोज यू आर एन LR टू अ जज इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इवन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, आपको लीगल रिसर्च करना आना चाहिए. हमारी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, पता है. अभी भी कल और परसों की भी थी, सैटरडे संडे की, जुडिशियल एकेडमी में स्पेशली रिसर्च मेथोडोलॉजी पे रिसर्च ट्रेनिंग. लेकिन हम लोग नहीं जा सके क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था. सो अब नेक्स्ट वीक होगी हमारी वो ट्रेनिंग. अच्छा हुआ बाकी रिजल्ट बताएगा. यस, डन. सो